यूं तो भारत में बहुत सारे विशाल किले और दुर्ग हैं, लेकिन उनमें से भारत का सबसे विशाल दुर्ग चित्तौड़गढ़ का किला और चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। यह किला चित्तौड़गढ़ के किले को मौर्य कोलीय राजवंश के सम्राट चित्रांगद मौर्य, जिसे चित्रांग भी कह सकते हैं, ने बनवाया था। यह एक विश्व विरासत स्थल है। चित्तौड़ मेवाड़ की राजधानी थी। चित्तौड़गढ़ का किला भारत के समृद्ध इतिहास की वीरता, रोमांच और भव्यता का एक जीवंत प्रमाण है। यह प्राचीन शहर, जिसे अक्सर चित्तौड़गढ़ या चित्तौड़ के नाम से जाना जाता है, अपने शानदार किलों, वीरता की पौराणिक कहानियों और सदियों तक फैले इतिहास के लिए यह किला जाना जाता है। आज मैं आपको इस चित्तौड़गढ़ किले का प्रारंभिक इतिहास और इससे जुड़ी कुछ ऐतिहासिक महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बहुत ही रोचक ढंग से बताऊंगी। चित्तौड़गढ़ का इतिहास 7वीं शताब्दी में खोजा गया, जब इसकी स्थापना मौर्य राजवंश द्वारा की गई थी। इस समय के दौरान इसे चित्रकूट नाम से भी जाना जाता था, जो बाद में अपने वर्तमान नाम चित्तौड़गढ़ में विकसित हुआ। चित्तौड़गढ़ के प्रारंभिक शासकों ने इस क्षेत्र के सांस्कृतिक और स्थापत्य विकास में योगदान दिया। इस शहर की किस्मत 8वीं शताब्दी में बदल गई, जब यह मेवाड़ राजवंश की राजधानी बन गई, जिसने चित्तौड़गढ़ की पहचान को आकार देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मेवाड़ राजवंश के तहत चित्तौड़गढ़ का किला संस्कृति और सैन्य शक्ति के केंद्र के रूप में उभरा। शहर का किला, जिसे चित्तौड़गढ़ के किले के नाम से जाना जाता है, राजपूत वीरता का प्रतीक बन गया। और इस राजपूत वीरता का प्रतीक बना हुआ यह चित्तौड़ का किला, इसमें बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाएं जुड़ी हुई हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण और एक अत्यंत दर्दनाक और रोचक ऐतिहासिक घटना और तथ्य है रानी पद्मिनी की कहानी। अब मैं आपको रानी पद्मिनी की कहानी और उसकी जौहर के बारे में बताऊंगी। चित्तौड़गढ़ रानी पद्मिनी की पौराणिक कहानी के लिए प्रसिद्ध है। लोकप्रिय लोक कथाओं के अनुसार रानी पद्मिनी एक रानी थी, जो अपनी अद्भुत सुंदरता के लिए जानी जाती थी। उनकी कहानी 16वीं शताब्दी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित महाकाव्य पद्मावत में अमर हो गई। कविता रानी पद्मिनी राजा रतन सिंह, जो उनके पति थे, और अलाउद्दीन खिलजी, जो कि दिल्ली सल्तनत के रूलर शासक थे, द्वारा चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी की कहानी बताती है। चित्तौड़गढ़ के इतिहास में सबसे निर्णायक क्षणों में से एक 14वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़गढ़ किले की घेराबंदी थी। घेराबंदी राजपूतों की अटूट भावना और सम्मान के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण थी। भारी बाधाओं का सामना करने के बावजूद राजपूतों ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और आत्म बलिदान का रास्ता चुना। जौहर की प्रथा, जहां महिलाओं और बच्चों ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए आत्मदाह कर दिया। राजपूत साहस और बलिदान का यह जौहर प्रथा प्रतीक बन गई। यह सामाजिक प्रथा जौहर प्रथा राजपूतों के साहस और बलिदान का प्रतीक है। इस जौहर प्रथा में एक बहुत बड़ी भूमिका अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के शासक की रही। कहानी इतिहास के सबसे बड़े जौहर की है, जब रानी पद्मिनी के साथ हजारों छतरानियों ने कर लिया था आत्मदाह, यानी जौहर। अलाउद्दीन खिलजी ने आज से ठीक 720 साल पहले चित्तौड़गढ़ के किले पर कब्जा जमाया था। किले में दाखिल होते ही उससे पहले ही चित्तौड़गढ़ की रानी ने हजारों छतरानियों के साथ जौहर कुंड में कूदकर आग को गले लगा लिया था। इतिहास में जौहर की गाथाएं यूं तो बहुत भरी पड़ी हैं। ऐसा ही एक जौहर आज से तकरीबन 720 साल पहले हुआ, और वह जौहर रानी पद्मिनी का था। यह वो दौर था जब दिल्ली सल्तनत पर अलाउद्दीन खिलजी का कब्जा था। इतिहासकारों के मुताबिक सन 1303 में 26 अगस्त की वो तारीख थी जब रानी पद्मिनी ने हजारों छतरानियों के साथ जौहर की आग को गले से लगाया था। मलिक मोहम्मद जायसी ने
1540 में अपने ग्रंथ पद्मावत में इसका जिक्र किया है। इसके अलावा कई अन्य किताबों में भी रानी पद्मिनी के इस जौहर का जिक्र है। अब बात आती है कि रानी पद्मिनी ने क्यों किया था जौहर, क्या ऐसी जरूरत पड़ गई, क्यों ये निर्णय रानी पद्मिनी ने लिया जौहर का, आत्मदाह का? तो इसके पीछे कारण था। बिना कारण इतिहास में कभी भी कोई घटनाएं नहीं हुई। कहते हैं ना, हर युद्ध, हर विद्रोह, हर जंग का कोई न कोई कारण होता है। ऐसे ही रानी पद्मिनी के आत्मदाह और जौहर का भी कारण था। इसके पीछे जुड़े कुछ घटनाएं और कारण रहे। तो रानी पद्मिनी ने क्यों किया था जौहर, क्यों किया था आत्मदाह? रानी पद्मिनी का मूल नाम पद्मावती था। वह सिहल द्वीप के राजा की पुत्री थी। राजा रतन सिंह से विवाह के बाद वह चित्तौड़गढ़ की रानी बनी। ऐसा कहा जाता है कि रानी पद्मिनी बेहद खूबसूरत और आकर्षक थी। उनकी खूबसूरती, उनकी सुंदरता के किस्से सुनकर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर चढ़ाई की थी ताकि वे रानी पद्मिनी को पा सके। हालांकि इतिहासकारों में इस तथ्य को भी लेकर मतभेद हैं। इतिहासकारों में इस तथ्य को लेकर मतभेद तो है ही है, लेकिन रानी पद्मिनी के इस आत्मदाह और जौहर को इनकार नहीं किया जा सकता, जो उनकी एक स्त्री जाति के प्रति प्रतिबद्धता और वीरता को प्रदर्शित करती है। इतिहासकार डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के मुताबिक खिलजी के आक्रमण का प्रमुख कारण रानी पद्मिनी नहीं बल्कि चित्तौड़गढ़ का किला था, क्योंकि इस किले की व्यापारिक महत्ता बहुत थी। गुजरात, मालवा, मध्य प्रदेश, सिंध आदि के रास्ते चित्तौड़गढ़ से ही होकर निकलते थे। तो कहने का अभिप्राय यह है कि रानी पद्मावती के जौहर और आत्मदाह के पीछे इतिहासकारों ने कई कारण, कई तथ्य दिए हैं। कुछ इतिहासकार उनकी अति सुंदरता, उनकी बेहद खूबसूरती को इसका कारण मानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी उनकी सुंदरता और उनकी खूबसूरती के प्रति आसक्त हुआ और उसने यह निश्चय किया कि मैं चित्तौड़गढ़ के किले पे आक्रमण करूंगा। लेकिन कुछ इतिहासकारों का कहना ये भी है कि ये एक व्यापारिक महत्ता थी इस किले के पीछे, जैसा कि मैंने आपको अभी इतिहासकार डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का ऐतिहासिक मत बताया, ऐतिहासिक विचार बताया। जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर चढ़ाई की तो चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हो जाने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के सल्तनत संभाली थी। हालांकि उसका शासनकाल चुनौतियों से भरा रहा, क्योंकि हिंदू और राजपूत शासक लगातार विद्रोह कर रहे थे। ऐसे में खिलजी ने राजपूत शासकों का दमन करने के लिए चित्तौड़गढ़ की तरफ रुख किया। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पे चढ़ाई सिर्फ रानी पद्मिनी के लिए की थी, लेकिन कुछ इतिहासकार इस तथ्य का विरोध बार बार करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के पास बहुत बड़ी सेना थी। वह जब दिल्ली से चला तो उसे भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसे चित्तौड़गढ़ में इतना संघर्ष करना पड़ेगा। खिलजी की सेना चाहकर भी किले में दाखिल न हो सकी। ऐसे में सेना ने किले के बाहर ही डेरा डाल लिया और आवाजाही के सारे रास्ते रोक लिए और यह लगातार 6 माह तक यहाँ ऐसे ही चलता रहा। इस दौरान ना तो खाने पीने की कोई चीज बाहर से आ सकती थी, ना ही कोई बाहर से जा सकता था। समय बीतता जा रहा था। किले के अंदर इस तरह के अलाउद्दीन खिलजी को लेकर तैयारियां चल रही थी। ऐसे में प्रजा की रक्षा के लिए राजा रतन सिंह ने युद्ध का ऐलान कर दिया। भीषण युद्ध हुआ और राजा रतन सिंह ने बहादुरी के साथ खिलजी का मुकाबला किया, लेकिन उसकी भारी भरकम सेना के आगे राजपूत सेना टिक नहीं सकी। इतिहासकारों के मुताबिक खिलजी किले में दाखिल तो होता है, उससे पहले ही रानी पद्मिनी ने हजारों छतरानियों के साथ जौहर कुंड में जौहर कर लिया। जुड़ा हुआ है उसके बारे में बताती हूँ। महान राणा प्रताप अवधि में चित्तौड़गढ़ के सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक राणा प्रताप के उदय के साथ इसके इतिहास में एक और महत्वपूर्ण अध्याय दर्ज हुआ। मेवाड़ के 13वें शासक राणा प्रताप ने मुगल साम्राज्य मुख्य रूप से अकबर के खिलाफ
प्रतिरोध का नेतृत्व किया। अपने लोगों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और चित्तौड़गढ़ को पुनः प्राप्त करने के उनके अथक प्रयास और संघर्ष ने उन्हें इतिहास में राजस्थान के सबसे बहादुर नायकों में से एक के रूप में स्थान दिलाया। मुगल काल के दौरान चित्तौड़गढ़ में कई बदलाव और परिवर्तन हुए। अंततः अकबर ने जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने शहर पर कब्जा कर लिया और उसे मुगल नियंत्रण में ले लिया। हालांकि मुगलों ने राजपूतों की वीरता, शौर्य और उनके बलिदान को पहचाना और उनके साथ सम्मान से व्यवहार भी किया। इस सम्मान से व्यवहार का उदाहरण हम अकबर की राजपूत नीति में देख सकते हैं, जहां अकबर ने कई राजपूत शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध और उनकी पुत्रियों के साथ वैवाहिक संबंध भी बनाए। तो चित्तौड़गढ़ क्षेत्र की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा निभाता रहा है। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ चित्तौड़गढ़ ब्रिटिश राज के प्रभाव में आ गया। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद चित्तौड़गढ़ नवगठित भारतीय राज्य राजस्थान का हिस्सा बन गया। आज यह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल के रूप में भी जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ कई ऐतिहासिक स्थलों और स्मारकों का घर है, जो दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करता रहा है। चित्तौड़गढ़ का किला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का सबसे प्रतिष्ठित स्थलों में से एक स्थल बना हुआ है। अपनी जटिल वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के साथ यह किला इतिहास में रुचि रखने वालों और पर्यटकों को जरूर देखना चाहिए। इस शहर में राणा कुंभा पैलेस, पद्मिनी पैलेस, मीरा मंदिर और कीर्ति स्तंभ, जिसे टावर ऑफ फेम के नाम से भी जाना जाता है, जैसे कई उल्लेखनीय आकर्षण स्थल हैं। इनमें से प्रत्येक स्थल चित्तौड़गढ़ के समृद्ध इतिहास का एक टुकड़ा संरक्षित करता है, जिससे आने वालों को, टूरिस्टों को अतीत में जाने और शहर की स्थायी विरासत का अनुभव भी मिलता है। चित्तौड़गढ़ का इतिहास वीरता, बलिदान और शाश्वत प्रेम कहानियों के धागों से बुना हुआ एक इतिहास है। अपनी साधारण शुरुआत से लेकर राजसी किले तक जो अभी भी ऊंचा खड़ा है, चित्तौड़गढ़ इतिहास और संस्कृति का खजाना बना हुआ है। यह किला, यह शहर राजपूतों की स्थायी भावना और भारत की विरासत में उनके उल्लेखनीय योगदान का एक अद्भुत प्रमाण है। क्योंकि चित्तौड़गढ़ विश्व के कोने कोने से यात्रियों और इतिहास प्रेमियों को हमेशा से ही आकर्षित करता रहा है, इसलिए यह युगों युगों से मानवीय भावना के लचीलेपन और भव्यता का जीवंत प्रमाण बना हुआ है। चाहे आप इतिहास के शौकीन हो या वास्तुकला के प्रेमी हो या बस एक जिज्ञासु टूरिस्ट हो, चित्तौड़गढ़ समय के इतिहास के माध्यम से एक अत्यंत रोचक, मनोरम, लुभावनी यात्रा का अवलोकन कराता है, जो हम सभी को इसके अतीत के गौरवशाली अध्यायों को फिर से जानने की अनुमति देता है। एक बार फिर मैं बताना चाहूंगी, चित्तौड़गढ़ समय के इतिहास में हमें एक रोचक, मनोरम यात्राएं तो प्रदान करता ही है और हमें इसके गौरवशाली अध्यायों को जानने की एक अनुमति भी प्रदान करता है। तो अंततः चित्तौड़गढ़ और चित्तौड़गढ़ का किला भारतीय संस्कृति का और ऐतिहासिक तथ्यों से जुड़ी हुई कुछ घटनाओं का अत्यंत रोचक और मनोरम स्थल है। धन्यवाद। मेरी सभी मेरे व्यूअर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो भी इन सब मेरे वीडियोस को बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल फैक्ट्स पर, इवेंट्स पर वॉच करते हैं, ये मेरी सभी से करबद्ध प्रार्थना है कि प्लीज मेरे चैनल डिजिटल एजुकेशन बाय मीनाक्षी कौशिक को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।